नेक्स्ट है बेटा, इसमें अगर अपन इसका एक क्वेश्चन लिखें बेटा कि कौन सी रिएक्शन जो है इसमें से पॉसिबल होगी और कौन सी रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी बेटा। क्वेश्चन लिखता हूं फिर एक्सप्लेन करूंगा बेटा। पहले मैं बता दूं आपको कि बैलेंसिंग कंसीडर नहीं की गई है। बैलेंसिंग जो है वो कंसीडर नहीं की गई है बेटा। आपको बस ये बताना है कि इस रिएक्टेंट से अगर रिएजेंट की रिएक्शन करवाई गई है तो बेटा इनसे प्रोडक्ट ये बनेगा जो सही बनेगा कि गलत बनाया गया बेटा, वो आपको बताना है। पहला मैंने लिखा बेटा NaF कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में F2 NaCl कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में HCl Cl माइनस F2 F माइनस और Cl2 Cl2 H2O के साथ HCl और HOCl F2 H2O के साथ HF और HOF PbI2 प्लस I2 PbI4 Fe3 प्लस I माइनस के साथ में Fe2 प्लस और I2 में कन्वर्ट हुआ बेटा। आपको बताना है कि ये जो रिएक्शंस मैंने यहाँ पर लिखी है बेटा वो सही है या गलत है, या मैं कहूँ पॉसिबल है या नहीं है बेटा। आराम से विचार कर लीजिए इन रिएक्शंस के बारे में बेटा, आराम से देखिए बेटा। पहली रिएक्शन अगर मैं एक्सप्लेन करूं बेटा आपको, भाई सोडियम प्लस और F माइनस है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, F माइनस से अगर बेटा जीरो की कैटेगरी में आ रहा है, देखो बैलेंस अगर करूं एक फ्लोरीन है बेटा इधर तो ये लो, ठीक है, आधा फ्लोरीन। वैसे बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दिया गया है बेटा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, सिर्फ प्रोडक्ट पे। यहाँ F माइनस था, यहाँ जीरो है, कुल मिलाकर F से इलेक्ट्रॉन चला गया है और F से इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब F का ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। और वास्तव में फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीनने की औकात इस दुनिया में किसी भी रिएजेंट की नहीं है। तो बेटा एग्जैक्टली H2SO4 के साथ बनता क्या है बेटा, H2SO4 के साथ NF बनाता क्या है, HF बनाता है, जबकि यहाँ बना हुआ है F2, मतलब ये रिएक्शन गलत है। सेकंड देखिए बेटा, थोड़ा भी याद हो आपको बेटा तो क्या समझाया था कि NaCl वही Cl माइनस है, Cl माइनस के साथ H2SO4 बेटा, कुल मिलाकर H2SO4 इसे भी बेटा F माइनस को भी H प्लस देता है और बेटा Cl माइनस को भी H प्लस देता है और HCl की वाइट फ्यूम्स बनाता है। मतलब बेटा ये वाला एकदम सही है। HCl की यहाँ पर कैसी फ्यूम्स मिलेंगी बेटा, वाइट फ्यूम्स आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है बेटा कि Cl माइनस था, यहाँ बेटा जीरो है बेटा, कुल मिलाकर Cl से इलेक्ट्रॉन चला गया और बेटा फ्लोरीन जो था जीरो से -1 हो गया बेटा। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया बेटा, फ्लोरीन ने। भाई जीरो था, यहाँ पर बेटा माइनस का 1 आ रखा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वास्तव में यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। और क्या फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी होती है क्या कि बेटा वो
इलेक्ट्रॉन छीन सके Cl माइनस से, बिल्कुल होती है बेटा। सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है? फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, और बेटा उसके बाद में आयोडीन की बेटा। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा ये भी सही है, एकदम करेक्ट रिएक्शन है बेटा। देखो फर्स्ट गलत थी, सेकंड सही थी, थर्ड जो है ये भी बेटा करेक्ट रिएक्शन है, एकदम सही रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा क्लोरीन H2O के साथ HCl और HOCl देता है बेटा, एकदम सही बात। मैं यहाँ पर 0 था, ये -1, ये क्लोरीन +1 बेटा। वाटर के साथ क्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन देता है, वही HCl और HOCl ही बनाता है, एकदम सही बात है बेटा। फ्लोरीन H2O का क्या करता है? ऑक्सीडेशन, और याद हो तो बेटा HF बनाने के साथ में ये क्या करता है? O2 गैस रिलीज करवाता है, HF नहीं बना था बेटा इसमें। तो वास्तव में ये वाली रिएक्शन गलत है, क्योंकि HF के साथ क्या बनना चाहिए था? O2 बनना चाहिए था। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था कि PbI4 इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। PbI4 जो होता है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किस में बेटा? PbI2 में, और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि बेटा इसने तो क्या किया? PbI4 बना डाला इन दोनों से। मैंने क्या समझा आपको कि PbI4 जो है वो इनमें कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टेबल होता ही नहीं है बेटा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इसके बनने की कहीं बात आएगी भी तो बेटा वो तुरंत ही PbI2 और I2 में बदल जाएगा। जबकि यहाँ तो बेटा उसका इनवर्स लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि बेटा ये PbI2 और I2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्होंने बोला कि आप PbI2 और I2 की सहायता से PbI4 बना दो। तो ये वाली रिएक्शन भी गलत हो जाएगी, क्योंकि बेटा PbI4 से PbI2 और I2 बनेगा बेटा। Fe3+ को I- बेटा Fe2+ में कन्वर्ट करता है, एकदम सही बात है बेटा। क्या क्या बताया था बेटा कि Tl+3 को Tl+1 में, Pb+4 को Pb+2 में, Bi+5 को Bi+3 में कन्वर्ट करता है, Fe3+ को Fe2+ में, और Cu2+ को Cu+1 में कन्वर्ट कर देता है बेटा। तो ये था, ये पहचानना कि रिएक्शन सही है या गलत है, किस तरह से बेटा आपको पहचानना है, क्या तरीका समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट जो आता है बेटा पीरियडिक प्रॉपर्टीज में आपके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली जो आपने पढ़ी बेटा शील्डिंग इफेक्ट, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल, चौथा आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और नेक्स्ट जो है बेटा 5वें नंबर पे वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा। En से आप इसे डिनोट कर देते हैं बेटा। होता क्या देखिए बेटा, रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय बॉन्डेड एटम। कि एग्जैक्टली बेटा कोवेलेंटली बॉन्ड कंडीशन थी मान लीजिए, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्लोरीन का, इन दोनों की शेयरिंग थी आपस में। अब बेटा इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है बेटा उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। अब बेटा पहले मैं आपको इसमें एक डिफरेंस समझा दूं बेटा, जो अच्छे से घर पे साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं बेटा उन्हें डाउट आएगा। Ea और En, फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बेटा? Ea में भी इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन था, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है बेटा? देखो बहुत बेसिक डिफरेंस है, समझना बेटा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बात चलती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, यानी स्पीसीज जो है वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जो X था उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके X- बना दिया, पूरा गेन कर लेता है। पार्शियल काम नहीं होता बेटा, एग्जैक्ट कंप्लीट काम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने का। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा, सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है। कि शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर मैंने बोला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इन शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बेटा क्लोरीन का अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो। और क्लोरीन का अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्लोरीन अपनी ओर इनको अट्रैक्ट करके रखेगा, तो क्लोरीन पर आएगा स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा स्लाइटली पॉजिटिव बेटा।
कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, इसमें क्या आता है, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव आता है जब बात किसकी हो, En की। और ये बात किसकी चल रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। दूसरा बहुत बेसिक डिफरेंस कि यहां जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आइसोलेटेड एटम होता है। याद करो डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बेटा क्या लिखा है कि 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है आइसोलेटेड एटम होता है। जबकि यहां जो बात चल रही है बेटा वो चल रही है बॉन्डेड एटम की। किसकी बात चल रही है, बॉन्डेड एटम की बात चलती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो यहां पर बेटा ये छोटे मोटे डिफरेंस में कहूं तो बेटा दिमाग में होने चाहिए, ताकि ओवरऑल बेटा ये कभी भी एक दूसरे को कंफ्यूज ना करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड एटम की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की होती है बेटा। दूसरी बात क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को पूरा गेन कर लिया जाता है बेटा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट किया जाता है बेटा। क्या दोनों का डिफरेंस समझ आया क्या? फिर सुन लो कि इलेक्ट्रो एफिनिटी आइसोलेटेड एटम की होती है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम की होती है। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जाता है बेटा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन खाने के बाद में अगर न्यूट्रल ने इलेक्ट्रॉन खाया तो पूरा माइनस आएगा, और इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा। क्या ये डिफरेंस समझ आया क्या बेटा? और एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं बेटा कि वास्तव में ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान दे बेटा, मैंने क्या लिखा कि रिलेटिव टेंडेंसी। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा प्रैक्टिकल मेजरमेंट जो है, एग्जैक्टली इसका प्रैक्टिकल मेजरमेंट रियल में होता ही नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रैक्टिकल मेजरमेंट नहीं होता कि कोई एलिमेंट लिया और बता दिया कि हाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है, तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा? एग्जैक्टली एक साइंटिस्ट जो है बेटा पॉलिंग, पढ़ेंगे अपन आगे बेटा, पॉलिंग ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए उसने रिलेटिव वैल्यूज दी हैं। रिलेटिव वैल्यूज उसने दी हैं बेटा। रिलेटिव मतलब किसी एक पर्टिकुलर को, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लिया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने 4 मान ली। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मान ली उसने? 4 मान ली। और फिर उसकी सहायता से बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने बताई है बेटा। चलिए मैं सिर्फ अभी इतना बता दूं आपको, पोलिंग स्केल जब आएगा बेटा तब की तब देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला आपको कि ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव प्रॉपर्टी मतलब किसी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान ली गई अपनी तरफ से, और फिर उसकी सहायता से बाकी सबकी डिटरमाइन की गई है बेटा। और अगर रिलेटिव की बात चल जाए बेटा तो रिलेटिव प्रॉपर्टी में ओवरऑल क्या होगा बेटा कि एक पर्टिकुलर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेशियो में बेटा इस रिलेटिव वाले की, जिसके रिलेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो वो देख रहे हो, तो ओवरऑल ये जो होता है बेटा ये एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी है बेटा। रिलेटिव की बात कर रहे हो, जैसे मैं बात करूं कि बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर ले बेटा, अगर इनका रिलेटिव मास देखा जाए, ऑक्सीजन का रिलेटिव मास जो है बेटा हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना है, तो ऑक्सीजन का होता है बेटा 32 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम। कितना टाइम्स है बेटा? ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, और ये 16 टाइम्स है बेटा। तो अब ये जो 16 आया इसकी कोई यूनिट थोड़ी होगी बेटा, इस 16 की कोई पर्टिकुलर यूनिट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसको रिलेटिव अमाउंट में देख लिया, आपने देखा कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन कितना गुना है बेटा। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो भी रिलेटिव कंडीशंस में स्टडी की जाती है बेटा उसकी, और रिलेटिव कंडीशंस में अगर स्टडी करोगे तो बेटा वो जो प्रॉपर्टी मिलेगी वो हमेशा कैसी होगी बेटा? यूनिटलेस प्रॉपर्टी होगी बेटा। क्या ये कंडीशन थोड़ी वो समझ आई क्या बेटा? क्या कि वास्तव में कोई एक एलिमेंट था x, कोई एक एलिमेंट है y, दोनों के बीच में बेटा शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बेटा। और अगर मैंने बोला क्या कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है x की तुलना में y की ज्यादा है, तो बेटा क्या होगा? अगर x की तुलना में y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, तो देखो क्या बोला, रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाय बॉन्डेड एटम। बेटा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। बेटा यहाँ पर मैंने किसकी अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज्यादा बताई? y की। तो अगर y की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो y अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को बेटा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो y की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे y पर आएगा नेगेटिव बेटा, और x पर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या कंडीशन थोड़ी बहुत समझ आई क्या बेटा आप लोगों को?
अगली बात देखते रहिएगा। अब एक चीज बताओ बेटा कि मैंने बोला x की तुलना में y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। y ने अपनी और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट किया, y पर स्लाइटली नेगेटिव आया और x पर आ गया स्लाइटली पॉजिटिव, क्योंकि y की तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए। अब बेटा आप खुद सोचना, प्रैक्टिकल बात की मैं बात करूं बेटा, मान लीजिए x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर थी बेटा 2.5 और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 3.5, मतलब x से ज्यादा किसकी थी, y की थी बेटा। ठीक है, यहां पर ये कैटेगरी थी कि x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी बेटा 2.5, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, यानी y की ज्यादा थी तो बेटा y की तरफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या होगा, जब y पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जब y पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो बेटा ये जो माइनस है, क्या ये आने वाले अपनी ओर अट्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगाना शुरू करेगा कि नहीं बेटा। भाई इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज बेटा, यानी वास्तव में रिपल्शन शुरू होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। जैसे जैसे बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन शुरू होगा बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्शन लगाना शुरू कर देगा, यानी कंपैरेटिवली y का जो इलेक्ट्रॉनों के प्रति अट्रैक्शन है बेटा वो कंपैरेटिवली कम होता चला जाएगा। क्या, अरे मैंने क्या बोला कि जब x और y थे बेटा, x और y थे, x और y पर नेगेटिव चार्ज आया बेटा, y पर नेगेटिव चार्ज आया, x पर पॉजिटिव चार्ज आया, y पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों पर भी नेगेटिव चार्ज है बेटा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो अगर y का बेटा इलेक्ट्रॉनों के लिए रिपल्शन शुरू हो गया तो बेटा इलेक्ट्रॉनों के प्रति उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम होगा बेटा। अट्रैक्शन अगर कम होगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो भी क्या होगी, कम। और उसी रेस्पेक्ट में अगर x पर प्लस आ रहा है, अगर x पर प्लस आ रहा है बेटा तो वास्तव में क्या होगा कि x पर प्लस आया मतलब x पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, x के इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो गई बेटा तो इसका इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी बेटा जब x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते बेटा मान लो 3 पर पहुंच गई और y की कम होते होते 3 पर आ गई बेटा, तो एग्जैक्टली बेटा दोनों की En यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेम। देखो इधर बेटा कि पहले यहाँ कोई चार्ज नहीं था, x y कोई चार्ज नहीं था बेटा, कि x की तुलना में y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी जब कोई चार्ज नहीं था बेटा। अब जैसे y पर आया चार्ज बेटा, नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर बेटा अट्रैक्शन कम लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 से कम हो गई, 3 रह गई बेटा। और ये जो बेटा पॉजिटिव चार्ज आया वो इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई बेटा। और ये जो बराबर हो गया बेटा इसे कहते हैं इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इक्वलाइजेशन प्रिंसिपल। और ये बेटा कब हो जाता है, जस्ट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जैसे दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनते ही इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो जाती है बेटा। अब कुछ बच्चों को यहाँ डाउट आएगा कि सर अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर कर दी तो फिर ये प्लस माइनस कैसे लगा रहे हो। ध्यान दें बेटा कि जब तक दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं था बेटा, जब तक दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं था तो बेटा कंडीशन क्या कि जब बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, उस समय इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्टिंग में इतनी थी। जैसे ही बॉन्ड बना बेटा इन पर प्लस माइनस आ चुका और इस प्लस माइनस की वजह से ही तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो चुकी बेटा। ध्यान दें कि x और y की जो बिना बॉन्डेड कंडीशन है बेटा वहां पर ने 2.5 3.5 मान रखी है बेटा। जैसे ही बॉन्ड बनाया x पर प्लस आया, y पर माइनस आया, x पर प्लस आया तो उसकी n बढ़ के 3 हो गई, y पर माइनस आया उसकी n कम होके 3 हो गई बेटा। तो एग्जैक्टली मुझे बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर हुई कब बराबर हुई बेटा, कब बराबर हुई, प्लस माइनस आने के बाद। यानी बेटा एक तरह से मैं कहूं तो ये प्लस इफेक्ट दे चुका, शो कर चुका, ये माइनस इफेक्ट शो कर चुका। ऐसा नहीं है कि बेटा देखो बॉन्ड बनने के बाद इनकी En बराबर हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि इनका प्लस माइनस गायब हो जाएगा बेटा। अरे इसकी
2.5 से बढ़कर 3 हुई, उसका कारण ही क्या है, ये प्लस आ जाना, यानी ये प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट दिखा चुके हैं, ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अब आगे दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। अगर ये प्लस और ये माइनस इफेक्ट नहीं दिखाते, अगर ये प्लस और ये माइनस इफेक्ट नहीं दिखाते तो En बराबर होती ही नहीं। यानी बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी उसको इलेक्ट्रॉन देने थे वो दे चुका, और जिसकी ज्यादा थी उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने थे वो गेन कर चुका, ऑलरेडी प्लस माइनस हो चुका है बेटा, प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट आ चुका ऑलरेडी। मैं बार बार ये चिल्ला रहा हूं इसलिए बेटा क्योंकि कुछ लोगों को बाद में डाउट आएगा कि आप ये कहोगे कि अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर कर दी तो फिर प्लस माइनस कैसे लाओगे, प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट कैसे एग्जिबिट करवाओगे। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट इसके बाद नहीं होगा, हो चुका। अरे बेटा इसमें प्लस आने के कारण ही तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से बढ़ के 3 हो गई, और इस पर माइनस आने के कारण ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 3.5 से कम होके 3 रह गई। यानी प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट तो आ चुका, इसके बाद होगा ये नहीं है बेटा। अरे आपको डाउट आएगा कि बराबर हो गई तो प्लस इफेक्ट माइनस इफेक्ट कैसे शो करोगे बेटा, En बराबर होने से पहले ही प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट हो चुका बेटा। कंडीशन समझ आए क्या, कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसी समय बेटा जिसकी En कम थी उसका प्लस हो चुका और जिसकी ज्यादा थी उसका माइनस हो चुका। बॉन्ड बनने के बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल कैटेगरी में चले जाएंगे बॉन्ड बनने के बाद बेटा। लेकिन कंडीशन क्या, कि जब तक बॉन्ड नहीं बना था तब तक बेटा जिसकी, अब पता कैसे लगेगा कि बॉन्ड करने के बाद में माइनस आएगा किस पे बेटा, जिसकी En ज्यादा थी उस पर माइनस रहेगा, जिसकी En कम थी बेटा उस पर प्लस आ जाएगा। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा, कि पहले कम ज्यादा थी बॉन्ड बनने के बाद बराबर हो गई, तो क्या फिर प्लस माइनस बचेगा, बिल्कुल बेटा। अगर प्लस माइनस बचा हुआ है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, उसी के कारण तो इनकी En जो है वो बराबर हुई है बेटा। अब बेटा इतनी रामायण के बाद में कुल मिलाकर आपको एक बात ये तो समझ में आ ही जाएगी कि ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसी एक एलिमेंट का पॉजिटिव, किसी एक का न्यूट्रल और किसी एक का नेगेटिव। आप खुद ही बता दीजिए बेटा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें सबसे ज्यादा होगी, कौन इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खाएगा, कौन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एग्जैक्टली कौन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटा, प्लस वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और माइनस वाला जो है बेटा वो कम अट्रैक्ट करेगा। कंडीशन समझ आई क्या बेटा, वापस सुन लीजिए। पहला Ea और En में डिफरेंस, Ea में आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, En में बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है बेटा। Em में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी अगर न्यूट्रल ने गेन किया हो तो, जबकि En में स्लाइटली नेगेटिव आता है जिसकी En ज्यादा हो। बॉन्ड बनने के बाद बेटा दोनों की En बराबर हो जाती है बेटा, बॉन्ड बनने के तुरंत बाद, तो क्या प्लस माइनस नहीं रहेगा। वास्तव में बराबर होने का कारण ही क्या है, प्लस और माइनस बेटा, ये इफेक्ट बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला जो फैक्टर है बेटा इसमें एटॉमिक साइज का। हाँ बेटा, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो बेटा एटॉमिक साइज बढ़ने पर उस एटम के न्यूक्लियस की तुलना में बेटा इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि Y की साइज बढ़ी है तो Y के न्यूक्लियस की तुलना में ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है बेटा ये दूर होंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, En क्या हो जाएगी, कम। यानी एटॉमिक साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दूसरा बेटा जेड इफेक्टिव, खुद ही सोचो बेटा, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब नेट अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो En भी बढ़ेगी बेटा। तीसरा है बेटा सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बेटा, नेट रिपल्शन। अगर आप नेट रिपल्शन बढ़ाओगे, रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के लिए बेटा नेगेटिविटी कम हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी बेटा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा चार्ज। एग्जैक्टली कि बेटा एक पर प्लस है, एक न्यूट्रल, एक पर माइनस है, तो बेटा प्लस वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और माइनस वाले की कम होगी। कंडीशन बेटा समझ आई कि नहीं आई बेटा आप लोगों को, कि कोई एलिमेंट M है बेटा
इसका +1, इसका +3, इसका +5 बेटा। मुझे बताइए बेटा इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किसकी होगी बेटा? जिस पर जितना ज्यादा प्लस होगा उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी बेटा। +5 वाले की बेटा टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्या कंडीशन समझ आई क्या बेटा सभी लोगों को? नेक्स्ट बेटा इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन बेटा। एग्जैक्टली होता क्या है बेटा ये कि नॉर्मल मिक्सिंग है बेटा s और p की, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की बेटा, s p जो भी है बेटा, मिक्सिंग ऑफ, बेटर वर्ड है बेटा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, कोई भी मिक्स हो सकता है s p d बेटा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में आप इसे पढ़ते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन को, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी मैं सिर्फ इसकी ट्रिक काम में ले रहा हूं बेटा, क्योंकि मुझे जितना इसमें ईएन में काम में लेने में उतना बता रहा हूं, बाकी डिटेल इसकी बेटा केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी जाती है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक बहुत सिंपल वर्ड मैंने बोला कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, डिटेल पूरी पढ़ी जाती है बेटा केमिकल बॉन्डिंग में, कंप्लीट डिटेल के साथ चलता है बेटा। कम से कम 2 से 3 से 4 लेक्चर तक ये टॉपिक चलता है अलग से, बिल्कुल ना डरे बेटा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन वहां पर डिस्कस किया जाता है बेटा पूरा का पूरा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि हाइब्रिडाइजेशन मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। 3 नाम मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पर, एक बेटा sp, एक sp2 और एक sp3 बेटा। परसेंटेज एस करेक्टर अगर मैं निकालूं, परसेंटेज एस करेक्टर बेटा, तो परसेंटेज एस करेक्टर देखिएगा इधर बेटा कि एक एस और एक पी, एक एस और एक पी, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं बेटा? 2। उसमें से एस का कितना है? 1। तो बेटा 1/2 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना परसेंट आया? 50%। यहां एस का 1 है और टोटल कितने हैं? एस का 1 और पी के 2, टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 3। तो ये बेटा कितना परसेंट हो गया? 33.3% बेटा। एस का 1, पी के 3, टोटल कितने हो गए बेटा? 4। तो बेटा ये कितना परसेंट हो गया? 25%। आप ये देखिए बेटा कि यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज एस करेक्टर इसमें बेटा ज्यादा है कि कम है? ये 50 है, 33 है और 25 है बेटा। परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा। फिर ध्यान दे क्या बोल रहा हूं, परसेंटेज एस करेक्टर यहां ज्यादा है। अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे, परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो बेटा क्या ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा क्या? बिल्कुल होगा बेटा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा तो ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, एकदम सही बात है बेटा। एस करेक्टर ज्यादा तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। और अगर न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, आप खुद बताइए, न्यूक्लियस के अगर पास होता है बेटा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगाता है? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। बिल्कुल बेटा, कि अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होंगे किसी एक एलिमेंट के लिए बेटा तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो बेटा इसके लिए जो बात चलती है वो खासकर चलती है कार्बन की। किसकी? कार्बन की बेटा। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, कार्बन एक ऐसा कार्बन जो sp है, एक ऐसा कार्बन जो sp2 है और एक ऐसा कार्बन जो sp3 है। तो बेटा sp वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है बेटा। किसकी? sp वाले की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा। देखिएगा मैं लिख दूं बेटा, sp कार्बन, sp2 कार्बन और sp3 कार्बन। sp3 वाले कार्बन की जो रिलेटिव वैल्यू होती है वो होती है बेटा 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसमें होती है बेटा 2.75 और इसकी होती है बेटा 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुल मिलाकर बेटा। तो sp वाले की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2, फिर sp3। एक ही कार्बन की
sp कंडीशन में 3.25, sp2 में 2.75 और sp3 में 2.5। एक ही कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में अलग अलग परसेंटेज एस करेक्टर रखते हुए En जो है वो अलग अलग हो सकती है। एक और बात, क्या एक ही एलिमेंट जो है बेटा, एक ही एलिमेंट अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिबिट कर सकता है क्या अलग अलग कंपाउंड में? बेटा बिल्कुल कर सकता है। देखिए अगर किसी में वो प्लस का है तो बेटा उसकी En ज्यादा होगी, किसी में वो माइनस का है तो उसकी En क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ज्यादा प्लस होगा तो En जो है उतनी ज्यादा प्लस होती चली जाएगी बेटा। तो यहां पर मैं एक बात और लिख सकता हूं बेटा, क्या an element can exhibit different electronegativity in different compounds बेटा। थोड़ा बहुत उसका वेरिएशन जो है कंपाउंड्स बदलने के साथ उसकी En में आता ही है। अब बेटा थोड़ा सा मैं आपको ये और समझा दूं कि आखिर ये sp, sp2 और sp3 मिलेगा कैसे बेटा। बहुत सिंपल सी कंडीशन थी बेटा उस कार्बन के लिए, इसलिए मैं आपको समझा देता हूं बेटा। ट्रिक में बता रहा हूं आपको, अगर बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 4 कैसे बॉन्ड बेटा, सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूं मैं, 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो बेटा एक s और 3 p, टोटल 4 पे जाना है, sp3 होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो बेटा sp2 बनाता है, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो बेटा तो बनाता है sp। अब बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट कैसे करने अपन को वो देखिएगा बेटा, कि अगर कहीं पर बेटा सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है दो एलिमेंट के बीच में, तो बेटा वो सिर्फ एक सिग्मा होता है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है बेटा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं बेटा। क्या बोला मैंने कि बेटा चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, ये कैसा बॉन्ड है बेटा, सिंगल। ये कैसा बॉन्ड बनाया मैंने बेटा, डबल। और ये कैसा बॉन्ड बनाया मैंने बेटा, ट्रिपल। चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, एक बॉन्ड में सिग्मा तो एक ही होता है बेटा। सिंगल में एक सिग्मा अकेला, डबल में एक सिग्मा और एक पाई होता है, और ट्रिपल में एक सिग्मा और कितने पाई होते हैं, 2। एक और बात बेटा कि हाइड्रोजन बेटा जब भी बॉन्ड बनाएगा बेटा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन देखा तो बेटा आपके दिमाग में डायरेक्ट ये आ ही जाना चाहिए कि हाइड्रोजन अगर है तो वो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा बेटा, और सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो हमेशा कैसा बॉन्ड होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा। अब देखिए इसका यूज कैसे लेना है बेटा अपन को, देखिएगा इधर कि मान लीजिए मैंने कोई भी कोई कंपाउंड बनाया बेटा, इन सब में बेटा आपको कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। जितने भी कार्बन है सबका अलग अलग। आराम से देखिएगा बेटा तरीका क्या है। मैं इस कार्बन की बात करूं बेटा, इधर देखिए हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा 2 सिग्मा, और यहां से भी बेटा डबल में से भी सिग्मा कितना होता है, एक। देखो एक सिग्मा ये रहा बेटा, यहाँ पर एक सिग्मा ये रहा, और इसमें से एक सिग्मा और एक पाई होता है ना बेटा। तो देखो बेटा इस कार्बन के सिग्मा गिनो कितने हो गए, 3। भाई एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा अगर है बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2। और देखिए इस कार्बन की अगर मैं बात करूं बेटा तो कार्बन के लिए देखो 1 2 और एक सिग्मा यहां से मिलेगा बेटा इसको। भाई इस कार्बन का भी तो ये सिग्मा काउंट होगा कि नहीं होगा बेटा, भाई इस कार्बन के लिए भी ये वाला सिग्मा काउंट होगा बेटा, क्योंकि ये सिग्मा तो दोनों के बीच में ना हुआ ना बेटा, तो इस कार्बन के लिए भी गिना जाएगा और इस कार्बन के लिए भी गिना जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस कार्बन के लिए गिन लिया तो बोले इसके लिए नहीं गिनोगे, अरे नहीं बेटा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो दोनों के बीच का है ना बेटा, दोनों के लिए गिना जाएगा। तो बेटा 1 2 और यहां से मिला 3 सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, sp2। देखिए ये वाला कार्बन इधर से बेटा ये एक सिग्मा, और बेटा एक यहां से गिना जाएगा, एक और एक कितने हो गए, 2 सिग्मा मतलब sp बेटा।
ये कार्बन गिनिए बेटा, एक सिग्मा और एक इधर बेटा, कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। 2 सिग्मा मतलब sp। क्या थोड़ा बहुत तो समझ आया कि नहीं आया बेटा आपको? चलो मान लो मैं अगर आपको एग्जांपल और लिखूं बेटा, ठीक है बेटा, करिएगा कोशिश, बहुत सिंपल कंडीशन है। ये वाला कार्बन बेटा देखिए कितने सिग्मा गिनो, 1 2 3 4 बेटा, चारों हाइड्रोजन है, चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। 4 सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा? sp3। ये वाला कार्बन बेटा देखिएगा इधर, इस कार्बन की बात करें तो कितना, 1 2 और डबल में से एक ही सिग्मा गिना जाएगा, 3 सिग्मा मतलब sp2 हो जाएगा। ये वाला कार्बन 1 2 ये 3 बेटा, ये भी sp2। इस कार्बन की बात करें तो इधर से आपको ये एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अब H3 लिखा है बेटा, इसका मतलब ऐसे नहीं कि तीनों H बेटा एक साथ। H3 लिखने का मतलब सेल्फ अंडरस्टूड है कि 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और हर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। हर एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है बेटा। तो 3 हाइड्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड तो वो हो गए, और चौथा ये बेटा 4 हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3 बेटा। इस तरह से कुल मिलाकर ये नॉर्मल हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं फिर कह दूं तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है। ये मैंने एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताई आपको, सिर्फ बेटा बहुत ही छोटी सी ट्रिक, कि किस तरह से आप बेटा sp sp2 sp3 पे जा सकते हैं। सिर्फ ट्रिक बताई है, वो भी पूरी डिटेल नहीं ली है बेटा मैंने। पूरा डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है इसका। क्या ट्रिक समझ आ गई क्या बेटा? कि सिंगल हो तो सिग्मा बेटा, डबल हो तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल हो तो 1 सिग्मा 2 पाई बेटा। और जितने सिग्मा बॉन्ड आप गिन लोगे बेटा, सभी में से एक एक सिग्मा ही होता है बेटा। हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जितने सिग्मा आ जाएंगे, 2 सिग्मा sp, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3 हो जाएगा बेटा। क्या कंडीशन समझ आ गई क्या बेटा सभी लोगों को? और फैक्टर अफेक्टिंग En में बेटा कुल मिलाकर क्या क्या फैक्टर हो गए आपके बेटा, वापस देख लीजिए। एटॉमिक साइज, जेड इफेक्टिव, सिग्मा। एक स्पेशल फैक्टर आया बेटा किसका? चार्ज का, कि पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, खुद सोचो रटो मत, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। और बेटा जितना परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो sp वाले कार्बन की बेटा देखिए इधर, ये रहा sp वाला कार्बन बेटा, sp वाला कार्बन ये रहा बेटा। इसकी सबसे ज्यादा ये होगी, उससे कम sp2 वाले की होती है, और उससे कम sp3 वाले की होती है। sp वाले की ज्यादा क्या होती है? क्योंकि वहां परसेंटेज एस करैक्टर ज्यादा है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन जो है उसका वो भी ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा फैक्टर अफेक्टिंग के बाद में electronegativity on different scale। उसमें सबसे पहला जो स्केल आता है बेटा वो आता है पॉलिंग स्केल। और बेटा अपन ये जो अपन पॉलिंग स्केल पढ़ेंगे बेटा, ये ही पूरा डिटेल में काम में लिया जाता है बेटा। पोलिंग स्केल पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है, मैं आपको पहले बता दूं बेटा, वो ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन पेरियोडिक टेबल में आज की तारीख में अपन सारे एलिमेंट्स के लिए जो पोलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, वो ही कंसीडर करके चलते हैं बेटा, पोलिंग स्केल वाली ही बेटा। पहली बात तो ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। समझते जाना बेटा। एग्जैक्टली पोलिंग स्केल की भी बात करूं तो मैं फिर कह दूं आपको कि इसने बेटा रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी। रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी मतलब पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैसी होती है बेटा? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है।
पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस क्वांटिटी है। अपन जो यूनिटलेस पोलिंग बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन यूनिटलेस लिखते हैं वो इसलिए क्योंकि अपन पोलिंग स्केल की लेके चलते हैं और उसने रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी और रिलेटिव टर्म है इसलिए बेटा वो यूनिटलेस हो जाता है। अब बेटा उसने क्या किया एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाला। मान लीजिए x और y के बीच में उसने बेटा पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेजरमेंट नहीं किया, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का मेजरमेंट किया। डिफरेंस उसने देखे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस x और y का बेटा मतलब ये कि En ऑफ x और En ऑफ y के बीच में बेटा डिफरेंस उसने देखा। बेटा डिफरेंस किस फॉर्मूला से देखा बेटा उसने 0.208 रूट E माइनस E बार। अब ये क्या था बेटा वो देखते जाइएगा। एग्जैक्टली उसने क्या माना कि x और x के बीच में कोई बॉन्ड रहा होगा, y के बीच में कोई बॉन्ड रहा होगा और इन दोनों ने मिलकर के XY बनाया। समझते था ना बेटा। उसने क्या माना कि X2 और Y2 ने मिलकर XY बनाया तो X और X के बीच में कोई बॉन्ड रहा होगा, Y और Y के बीच में भी कोई बॉन्ड रहा होगा और फिर बेटा XY के बीच में कोई बॉन्ड रहा होगा। उसने क्या इमेजिन किया बेटा कि यहाँ जो इसकी बेटा बॉन्ड की एनर्जी है बेस्ड ऑन किस पर बेटा बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड था, वो क्या होता है बेटा कि ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। बेटा उसने XY की जो बॉन्ड एनर्जी है बेटा XY की जो बॉन्ड एनर्जी है उसे बेटा प्रैक्टिकल एनर्जी माना, प्रैक्टिकल बॉन्ड एनर्जी माना, जो एग्जैक्टली प्रैक्टिकल वैल्यू इसे प्राप्त होगी बेटा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी एग्जैक्ट क्या है। उसने क्या सोचा कि x और y की जो बॉन्ड एनर्जी है क्योंकि ये x और y से मिलकर बना हुआ है तो बेटा उसने ये इमेजिन किया कि अगर ये x और y से मिलकर बना हुआ है तो इसके बॉन्ड की जो एनर्जी है वो इन दोनों के बॉन्ड की एनर्जी का एवरेज होना चाहिए था। कि मान लो इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है बेटा, इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो En माने, इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे E2 माने बेटा, और दोनों का अगर एवरेज ले ले तो उसे बोला E बार। क्या बोल दिया उसे बेटा E बार। बेटा इसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो मिला बेटा वो मिला E। वास्तव में बेटा उसने क्या सोचा था कि अगर x और y से मिलकर xy बन रहा है तो xy के जो बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी का एवरेज होना चाहिए था, लेकिन एवरेज नहीं था, एवरेज नहीं मिला देखने को बेटा। उन दोनों में डिफरेंस था और वास्तव में डिफरेंस का कारण क्या माना उसने क्या माना देखो बेटा कि अगर x और x के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, भाई एलिमेंट ही सेम है, तो y और y के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो बेटा एलिमेंट सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन यहाँ बेटा एलिमेंट अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अलग है तो कोई एक इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई एक इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेगा। जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा, जो कम अट्रैक्ट करेगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बेटा ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, दोनों के बॉन्डिंग जो है बेटा कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। भाई बराबर होते हैं एग्जैक्टली तो अलग बात होती बेटा, अब दोनों की अलग अलग कंडीशन है तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। और उस डिफरेंस का कारण, अरे बॉन्ड एनर्जी में जो डिफरेंस आया उसका कारण उसने क्या माना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलग होना, और वो इस फॉर्मूला की सहायता से निकाला। बिल्कुल ना डरे बेटा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल ना आज तक आया ना आएगा, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से बातें मैंने बता दी बेटा आपको कि इसने ये फॉर्मूला काम में लिया था। और ये जो कांस्टेंट आता है ना बेटा 0.208 एग्जैक्टली एनर्जी की टर्म्स जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर की जाती है, लेकिन उसको ये यूनिटलेस क्वांटिटी में बदलना था, इसलिए बेटा उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड किया और सारे कांस्टेंट पुट अप करके फाइनली ये वैल्यूज आई बेटा। इस फॉर्मूला में E क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिकल बॉन्ड एनर्जी एक्स वाई की बेटा, और E बार क्या है बेटा कि x और y की जो बॉन्ड एनर्जी थी उनका एवरेज अगर लेते तो E बार मिलता बेटा। इस फॉर्मूला की सहायता से उसने En निकाल लिया, En के डिफरेंस निकाले और
उसने अपनी तरफ से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कितनी मान ली थी? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने 4 मान ली, और उस 4 के रेस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने मेजर की बेटा। ध्यान दें, पॉलिंग की बात करें, उसने एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी या रिलेटिव? पहली बात रिलेटिव, किसके रिलेशन में? फ्लोरीन के रिलेशन में। उसकी कितनी मानी? 4 मान ली बेटा। उसके रेस्पेक्ट में बाकियों की ईएन डिफरेंस निकाला, और बेटा बाकियों की ईएन डिफरेंस निकालते हुए उसने सबकी ईएन चिपका दी, और इसके हिसाब से उसने क्योंकि बेटा यूनिटलेस क्वांटिटी कैसे बनाई बेटा उसने ओवरऑल बेटा कि रिलेटिव इसने स्टडी की, इसलिए उसको बेटा यूनिटलेस क्वांटिटी बनानी। इस पूरी रामायण की मैं बात करूं बेटा तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में जो आपके काम आएगी बेटा वो ये जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब जो मैं लिख रहा हूं। एक चीज और बता दूं, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा था बेटा। डू नॉट कंसिडर एन ऑफ इनर्ट गैसेस बेटा। इसने इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसने देखा था कि इनर्ट गैसेस जो हम ज्यादा बॉन्ड तो बनाते नहीं है बेटा। भाई उसने तो बहुत सालों पहले बताई थी ना बेटा ये बातें। भाई इनर्ट गैसेस के कंपाउंड तो अब जाकर अपन को देखने को मिले हैं बेटा। तो उसने बहुत इनिशियली जब स्टडी की थी तब तक इनर्ट गैसेस ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाते थे बेटा, तो इसने बेटा इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर ही नहीं की थी बेटा। देखिए बेटा यहां जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं वे बेटा कौन से स्केल की है? A to Z वैल्यू है बेटा पॉलिंग स्केल की, और ये ही अपन बेटा काम में लेके चलते हैं। IUPAC ने पॉलिंग स्केल को ही कंसिडर किया है। हाइड्रोजन की पाई गई है बेटा 2.1, फ्लोरीन की कितनी बताई बेटा 4। अब इसको याद रखने के लिए क्या करो बेटा, लेफ्ट में जाते जाते 0.5 कम करते हुए चलो। 0.5 क्या होगा? 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5 और 1 हो जाएगा यार। बहुत आसान है बेटा कि फ्लोरीन की कितनी रखी आपने 4, और बेटा जैसे जैसे लेफ्ट में गए आपने बेटा 0.5 कम करते हुए चले गए बेटा। और वैसे भी देखें तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा जो वो बढ़ेगी, बढ़ रही है। देखो बेटा क्लोरीन की लगभग 3 होती है बेटा, 3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अप्रोक्स में कहूं तो 3 लिख दिया बेटा मैंने। एग्जैक्टली 3 नहीं बेटा, 3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। 0.5 कम करो तो 2.5, फिर 0.4 कम करो, फिर 0.3 कम करो, फिर से 0.3 कम, फिर से 0.3 कम, और फिर से 0.3 कम बेटा। याद रखने के लिए क्या ट्रिक हुई बेटा कि यहाँ तो बेटा 0.5 कम करते हुए चल रहे लगातार, यहाँ पहले 0.5 कम किया, फिर 0.4 कम किया, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 कम किया बेटा। याद करो मेरे साथ, हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, फ्लोरीन की कितनी बेटा 4, फिर लेफ्ट में आए तो कम करते कितनी बेटा 0.5 कम करते चलना है। फ्लोरीन से पहले कौन आता है बोलो बेटा? फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन 3.5, ऑक्सीजन से पहले कौन आता है बोलो बेटा? नाइट्रोजन की कितनी हो गई 3, फिर कार्बन की 2.5, मतलब ये sp3 वाले कैटेगरी चलती थी बेटा। ठीक है, कार्बन की 2.5 बेटा। उसके बाद में कार्बन से पहले कौन आता है बोलो? बोरोन बेटा। बोरोन की कितनी हो जाएगी बेटा 2, बेरिलियम की 1.5, लिथियम की 1 बेटा। इधर क्लोरीन की 3, पहले 0.5 कम किया, फिर 0.4 कम किया, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 कम किया। ये बेटा पॉलिंग स्केल की ईएन है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है? सारी फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बेटा। और ये भी देखा गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। मैक्सिमम किसकी है बेटा? फ्लोरीन की। याद रखने के लिए फ्लोरीन प्रिंसिपल और ऑक्सीजन है वाइस प्रिंसिपल। फ्लोरीन की ईएन मैक्सिमम है, और पूरी पेरियोडिक टेबल में दूसरे नंबर पे कौन आता है बेटा? ऑक्सीजन। फ्लोरीन प्रिंसिपल, ऑक्सीजन वाइस प्रिंसिपल बेटा। ये पॉलिंग स्केल की ईएन मैं कहूंगा
कि बेटा सोते जागते कोई भी पूछे आपसे कि ईएन का बोलो पोलिंग स्केल की, तो आपको वो याद होनी चाहिए। पोलिंग स्केल की ईएन हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल में अपन इसी की स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा। यही चीजें काम में लेंगे। जिसकी ईएन ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटा। यानी अगर मैंने बनाया H और Cl के बीच में बॉन्ड बेटा, तो देखो Cl और H में से किसकी ईएन ज्यादा है बेटा? Cl की ज्यादा है, तो Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्ट करेगा। Cl पर स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ये डिसाइड होता है बेटा। समझ आया क्या? एक और बात अभी देखो बेटा, आपने देखा हो तो कार्बन की भी 2.5 लिखी मैंने, सल्फर की भी 2.5। लेकिन अगर आप और आगे डेटाबेस चले जाओ तो कार्बन और सल्फर में से बेटा सल्फर की ईएन थोड़ी सी कार्बन से ज्यादा होती है। इसकी 2.52 और इसकी 2.55 होती है बेटा। 2.55 थोड़ी सी ज्यादा होती है। एन और Cl में से बेटा देखो, नाइट्रोजन की भी 3 है, Cl की भी 3 है, इसके लिए तो मैं बोल ही चुका 3 से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बेटा ये होता है बेटा फास्फोरस और हाइड्रोजन में से बेटा थोड़ी सी फास्फोरस की ज्यादा होती है। थोड़ी सी मतलब ये मैंने अभी एक एक डिजिट में लिखा है डेसिमल के बाद में। अगर एक डिजिट से और आगे चले जाओ तो बेटा ये कैटेगरी होती है कि कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा क्लोरीन की और हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा फास्फोरस की। बेटा याद कर डालो बेटा, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। पोलिंग स्केल की ईएन बेटा फ्लोरीन के बेस पर दिया था, ये ही आपके काम आएंगी। कैसे आया, क्या फॉर्मूला था, कोई नहीं पूछेगा बेटा। अगर बात चलेगी तो वो चलेगी सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज की, वो भी कौन से स्केल की बेटा? पोलिंग स्केल की ही काम आती है अपने हमेशा बेटा। क्या समझ आया आपको बेटा? याद कर पाओगे? याद करो, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की बेटा कितनी 4, लेफ्ट में गए तो 0.5 कम करते चलो। क्लोरीन की 3 के आसपास, पहले 0.5 कम, फिर 0.4 कम, फिर 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 कम करते हुए चलना है। कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा सल्फर की, नाइट्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा क्लोरीन की और हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा फास्फोरस की ईएन होती है। ये बात थी पोलिंग स्केल की बेटा। सेकंड है बेटा मिलिकन स्केल। बेटा देखो, सबसे ज्यादा जो अपन मानते हैं वो तो पोलिंग स्केल ही है, लेकिन साइड में बेटा कुछ नाम और आ जाते हैं, जैसे मिलिकन स्केल है बेटा। उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आईपी और ईए का एवरेज होती है, ये मिलिकन का मानना था। और क्योंकि ये एनर्जी की टर्म्स है बेटा, तो वास्तव में यहां जो बेटा अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी उसकी यूनिट भी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब बेटा जैसे ही मैं लिखूंगा कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा कि अब से तो अब तक तो चिल्ला रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, अब बोल रहा है अरे बेटा मैं ये भी तो चिल्ला रहा हूं कि पोलिंग स्केल माना गया है। अपन जो काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? पोलिंग स्केल। और पोलिंग स्केल पर वो यूनिट लेस है, इसलिए अपन उससे जनरल बोल देते हैं कि हाँ यूनिट लेस क्वांटिटी है बेटा, क्योंकि पोलिंग स्केल पर वो कैसा है? यूनिट लेस बेटा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कौन से स्केल पर बताई मैंने? मिलिकन स्केल पर, कि वो आईपी और ईए का क्या होता है बेटा? एवरेज होता है। किस किस का? आईपी और ईए का एवरेज होता है। कौन से स्केल पर बेटा? मिलिकन स्केल पर। अगर आपको कंपैरिजन करना हो पोलिंग स्केल का और मिलिकन स्केल का बेटा, तो मिलिकन स्केल और पोलिंग स्केल में अगर कंपैरिजन करना हो बेटा तो क्या कर सकते हो बेटा आप लोग कि एग्जैक्टली 2.8 से डिवाइड कर दो बेटा। या मैं कहूं बेटा कि पोलिंग स्केल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसे अगर आप 2.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बेटा मिलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल जाएगी। एक और बात, अगर आपको पोलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहिए बेटा आईपी और ईए की टर्म्स में, किस किस के टर्म में? आईपी और ईए। तो देखो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, 2.8 से ये कितना हो गया? 5.6। और अब आपको ये मिलेगा किस यूनिट में बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मिलना शुरू हो जाएगा बेटा। मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि कोई नहीं पूछता, ये कोई नहीं पूछता, ये कोई नहीं पूछता। हाँ ये फिर भी बात है काम की थोड़ी बहुत बेटा कि ईएन जो है वो आईपी और ईए का एवरेज होता है बेटा।
ये चीजें कोई नहीं पूछता बेटा, सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है कि कुछ बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं बेटा, तो उन्हें कंसिडर करने के हिसाब से लिखवाए हैं बेटा, मैंने आपको सिर्फ इसके लिए बताया आपको। मैं क्या कह रहा हूं, या तो आपको याद होनी चाहिए पोलिंग स्केल की EN ये वैल्यूज, या फिर आपको याद होना चाहिए बस एक ये रिलेशन कि EN जो है वो IP और EA का क्या होता है बेटा, एवरेज। ये ही आपके काम की चीजें हैं बेटा, बाकी और आपसे कोई नहीं पूछता बेटा। ऐसे ही मैं एक और नाम बता दूं बेटा, अल्फ्रेड रोशो। इसने क्या किया बेटा, कंसिडर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। कि बेटा न्यूक्लियस था, यहां इलेक्ट्रॉनों का पेयर है बेटा, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक को चार्ज माना Q1, एक का चार्ज माना Q2, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन माना। आज से 15-16 साल पहले बेटा कभी एम्स में सवाल आया था क्या, कि कौन सा ऐसा स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन माना गया, तो वो कौन सा था बेटा, अल्फ्रेड रोशो स्केल। सिर्फ इतनी ही लाइन काफी है, उसका फॉर्मूला बेटा मैं लिखवा भी दूंगा, उससे आपको कोई यूज नहीं है, आपके कभी काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है बेटा उस चीज का। अपन वो चीजें क्यों लिखे जो कभी एग्जाम में आनी ही नहीं है बेटा। सिर्फ क्या ध्यान रखना है, या तो पोलिंग स्केल की EN, उसका भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, या फिर ये कि EN जो है बेटा वो IP और EA का क्या होता है, एवरेज। बेटा सिर्फ दो ही चीजें याद रखने की है इसमें से, और ये जो वैल्यू बेस्ड कंडीशन है ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब बेटा मैं आपको ओवरऑल अगर ये बता दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में याद क्या क्या रखना है बेटा। पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बॉन्डेड की होती है या फ्री एटम की, बॉन्डेड की। शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बेटा। EA अगर बोलूं तो वो आइसोलेटेड एटम की होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, पूरा नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन रखता है बॉन्डेड एटम, और उस पर स्लाइटली नेगेटिव आता है जो अट्रैक्ट करता है बेटा उस पर। रिलेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि अपन हमेशा पोलिंग स्केल की बात करते हैं, इसलिए यूनिटलेस बेटा बिना सोचे समझे कह सकते हैं, क्योंकि अपन बात ही पोलिंग स्केल की करके चलते हैं बेटा हमेशा। बेटा नेक्स्ट आ जाता है क्या, कि अगर बॉन्ड बन चुका तो बॉन्ड बनने के बाद EN बराबर हो जाती है, तो क्या फिर प्लस माइनस इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा। प्लस माइनस इसके बराबर होने के बाद नहीं आएगा, बराबर होने से पहले आ चुका, यानी प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट तो वो एग्जिबिट कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा, ठीक है। प्लस जिस पर है बेटा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन घट जाएगा बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग में आ जाता है बेटा एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ी होगी बेटा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा बेटा, और दूर अगर होगा तो उस पर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। एटॉमिक साइज ज्यादा तो EN कम। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, सिग्मा भी बढ़ता है, डोमिनेंट कौन है बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, EN भी बढ़ती चली जाएगी बेटा। चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला बेटा कम अट्रैक्ट करेगा। तो क्या एक ही एलिमेंट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग EN दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है बेटा। वास्तव में बिल्कुल अलग अलग अगर है तो बेटा अलग अलग दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर परसेंटेज एस करेक्टर बदलेंगे तो भी EN बदलेगी बेटा। परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटा। तो परसेंटेज एस ज्यादा होने पर EN ज्यादा होती है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया, कार्बन की EN sp कंडीशन में सबसे ज्यादा 3.25, sp2 में उससे कम और sp3 में उससे भी कम हो जाती है बेटा। उसके बाद आती है बेटा पोलिंग स्केल की बात। तो बेटा उसने किस पर बेस्ड बताया, उसने बताया बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कंडीशन कंसीडर किया उसने बेटा। रिलेटिव आपको दिए गई वैल्यू जिसमें यूनिट लेस है, फ्लोरीन की कितनी मान ली 4, और उसकी सहायता से बाकी सबकी निकाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन की 3.5 बेटा, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, बोरोन की 2, बेरिलियम की 1.5 और लिथियम की कितनी हो जाएगी बेटा 1। ये तो कैटेगरी थी बेटा आपकी। उसके बाद में क्लोरीन की 3 बेटा लगभग,
फिर बेटा कमाओ, बेटा पहले 0.5 कम किया, सल्फर की 2.5, फास्फोरस की बेटा 0.4 कम किया 2.1, फिर 0.3 0.3 0.3 0.3 आप कम करते हुए चल रहे हो बेटा। ये आपके हमेशा काम आएगा। और लास्ट बात क्या कि EN जो होता है बेटा वो IP और EA का क्या होता है बेटा, एवरेज होता है। क्या कंडीशंस याद हो पाएंगी बेटा आप लोगों को ये वाली? कोई दिक्कत बेटा इसमें नहीं है?